राज आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद आर के साइकोथेरेपी। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर राकेश कृपलानी। राज की बात के आइसक्रीम पार्टनर है, आइसक्रीम बोले तो लिक्स्टर्स। राज की बात का hospitality partner is One Life, which is at Pench, and my immunity partner is the Honey Shop. बहरहाल आज एक बड़ा ही ख़ास दिन, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था इस एक्सक्लूसिव, इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के लिए। जो ये पूरा वक्त गुज़रा कोविड का, और अब हम आए दिन चीज़ें सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद फिर एक लॉकडाउन हो। लेकिन ये जो पूरा वक्त गुजरा कोविड-19 पीरियड का, जब लॉकडाउन था, तब दो किस्म की बातें रोज़ सुबह अखबार में पढ़ने को मिलती थी। एक बात जिसमें कोविड-19 और कोरोना वायरस के संक्रमक जो इस शहर में बढ़ते जा रहे थे, उन पेशेंट्स के बारे में, उनके परिवारों के बारे में, उन क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में खबरें जानने को मिलती थी। दूसरी एक खबर एनएमसी में होने वाले रणनीतिकरण या राजनीतिकरण, इसके ऊपर में समझ में आ रही थी। जब हम अखबार पढ़ते थे तो कोविड-19 से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं, या कोविड-19 से जो संक्रमक बढ़ रहे थे, उन पेशेंट्स की ज़िंदगी में, या उन पेशेंट्स की जो ज़िंदगी जिस किस्म से चल रही थी, उनके परिवारों की ज़िंदगी जिस किस्म से चल रही थी, वो पढ़कर दुख होता था, डर भी लगता था कि कितना बुरा वक्त चल रहा है कुछ परिवारों का। और जब आप दूसरे पहलू की खबरें, एनएमसी में होने वाली जो चीज़ें थी, जहाँ पर कॉरपोरेटर्स का एक शुरुआत में कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद हॉट वॉर हुआ कुछ अधिकारियों के साथ, कुछ उच्च लेवल के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ, तब बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दिल्ली में बैठे लोग तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि ये देश को इम्यूनिटी देने का वक्त है, ये देश को शक्ति देने का वक्त है, ये देश को सराहने का वक्त है, ये देश को उम्मीद देने का वक्त है, ये राजनीति का वक्त नहीं। लेकिन नागपुर में क्या चल रहा था, इस बात को लेके हम कंफ्यूज हैं, और हम सिक्के का एक पहलू पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा पहलू जानने को मिलता है। कंफ्यूजन अभी भी है। मैंने सोचा इस कंफ्यूजन को सिक्के के एक पहलू से तो ख़त्म करें, एक पहलू को तो क्लियर करें। मैंने कोशिशें करी बड़े लोगों से बात करने की, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा मैं किससे ऐसे बात करूं जो शायद मुझे ये पूरे वाकया जो इस वक्त चल रहा है नागपुर महानगर पालिका में, और जो वक्त गुजरा है, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्लैरिफिकेशन दे और अपनी बात रखे कि बेसिकली कॉरपोरेटर्स को प्रॉब्लम क्या है। सिक्के का एक पहलू जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ वो हैं जिन्होंने कभी वायलेंट होने की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है, और उस बात को लेके तो मैं खुद उनको एंडोर्स करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाग 19 के लोग सब उनको एंडोर्स करते हैं इस बात को लेके, नहीं तो आज वो इतने वर्षों से कॉरपोरेटर्स नहीं होते। लोग एंडोर्स करते हैं उनके काम को लेके, लोग एंडोर्स करते हैं उनकी ईमानदारी को लेके। ये मैं नहीं, ये प्रभाग 19 के लोग बोलते हैं कि माननीय श्री दयाशंकर तिवारी जी इज अ साइलेंट वर्कर। पर क्यों एक साइलेंट वर्कर को शब्दों से वायलेंट होना पड़ा, ये आज मैं उनसे खुद पूछूंगा। मेरे साथ इस वक्त हैं माननीय श्री दयाशंकर तिवारी जी। नमस्ते दया। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया आपकी मुस्कुराहट में है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट के पीछे जो गुस्सा चल रहा है वो अभी भी इस शहर के लोगों के सामने में एक प्रश्न चिन्ह जैसा है कि एक साइलेंट वर्कर एक वायलेंट प्रवक्ता क्यों बन गया। क्या ऐसा हुआ ये कोविड-19 के पीरियड में कि आपको गुस्सा आया? नागपुर महानगर पालिका की जो आम सभा होती है, ये आम सभा मार्च महीने में आयोजित थी,
माननीय आयुक्त जी ने एक पत्र दिया कि भाई नागपुर में पेशेंट निकल गया है और केंद्र शासन की कोविड को लेकर गाइडलाइन है, इसलिए आम सभा रद्द की जाए। जनहित में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महानगर पालिका ने सभागृह को रद्द करने का निर्णय लिया, जबकि हमारी 20 मार्च को सभा आयोजित थी। इसके पश्चात कोविड का प्रादुर्भाव पूरे देश में था, लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के दरमियान महानगर पालिका के प्रशासन को जो भी सहयोग नगर सेवक अपने क्षेत्र में दे सकता था वह कार्य कर रहा था। लॉकडाउन के दरमियान अपने क्षेत्र में रहने वाले भूखे लोगों को भोजन कराना हो, गरीबों के घर में अनाज की किट देना हो, बीमारों को इलाज की सुविधा करा के देना हो, ये सारी बातें एक शांत कार्यकर्ता के रूप में प्रत्येक कारपोरेटर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पक्ष का हो, अपने क्षेत्र के NGOs के साथ में मिलकर के काम कर रहा था। साथ ही साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं, वे जब शहर से बाहर जा रहे थे उनको भी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सारे लोग प्रशासन जो कार्य कर रहा है उसका समर्थन ही कर रहे थे, कहीं भी उसका विरोध नहीं कर रहे थे और सकारात्मक रूप से प्रशासन को सहयोग दे रहे थे। व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात ली जाए तो मुझे जहाँ जहाँ प्रशासन की त्रुटियाँ दिखती थी, मैं कहीं मीडिया में नहीं गया। हमारे मुंडे जी तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे, इसलिए मैंने कोशिश करी कि हमारे एडिशनल कमिश्नर जो राम जोशी जी हैं उनको सूचना देता था, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं उस बात का निराकरण करने की कोशिश करता था। चाहे क्वारंटीन क्षेत्र की समस्या हो, चाहे एरिया को सील करने के बाद में कंटोनमेंट जोन की समस्या हो, या किसी पेशेंट को लेकर के होने वाली परेशानी हो, सारी चीज़ें मैं उन्हीं से शेयर करता था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि नगर सेवक के रूप में हम मीडिया में प्रशासन की इन सारी खामियों को उजागर कर सकते थे, लेकिन कोरोना का कार्यकाल यह मिलकर के काम करने वाला कार्यकाल था। इसलिए सारे नगर सेवकों ने प्रशासन को साथ लेकर के उनकी गलतियों को उनके ध्यान में ला करके उसमें सुधार करके प्रशासन का साथ देने का निर्णय लिया। कार्यकाल गुजर गया। नागपुर शहर में नगर सेवकों ने एक साइलेंट वर्कर के रूप में पूरी व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई, प्रशासन ने भी अपनी भूमिका निभाई। एक बात इसमें समझ में आई कि नगर सेवक एक साइलेंट वर्कर के रूप में कार्य कर रहे थे। इस बीच में प्रशासन ने आक्रामकता के साथ में प्रचार करके अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करी। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि प्रशासन उसमें पूर्ण श्रेय ले, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रशासन नहीं, एक व्यक्ति ने पूर्ण रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से यह स्थापित करने की कोशिश करी कि इस शहर में जो कुछ हो रहा है उसका एकमात्र कारण वही व्यक्ति है और उसके कारण हो रहा है। पुलिस प्रशासन का कहीं नाम नहीं, हॉस्पिटल प्रशासन का कहीं नाम नहीं, हमारे जो गरीब सुरक्षाकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, उनका कहीं नाम नहीं। ये सारी चीज़ें देख करके अटपटा जरूर लगता था, लेकिन कैसे महानगर पालिका प्रशासन से ये सब बात करें। एक दिन माननीय महापौर जी ने एक पत्र दिया आयुक्त जी को, और आयुक्त जी को पत्र दे करके कहा कि जून महीने की हमें मीटिंग लेनी है। 12 जून को यह पत्र दिया गया और उसी दिन आयुक्त जी के तरफ से उस पत्र का उत्तर आ गया। पत्र का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, पत्र का उत्तर हमारे अतिरिक्त आयुक्त ने दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि आयुक्त जी से हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि कोविड का ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल में मीटिंग लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 3 महीने से आपकी मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए जनरल मीटिंग लेना नितांत आवश्यक है। आपने मीटिंग का स्थान सुरेश भट्ट सभागृह रखा है, वहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन शासन के निर्देश है कि सभागृह में मीटिंग नहीं ले सकते, इसलिए हम शासन के निर्णय का विरोध करेंगे ऐसा लगता है, इसलिए महापौर जी को ये जानकारी दे करके मीटिंग की व्यवस्था करो। हम सार्वजनिक हित के लिए मीटिंग ले रहे थे, हम संवैधानिक अधिकारों के लिए मीटिंग ले रहे थे। हमने महापौर जी ने पत्र लिख दिया, मीटिंग की तैयारी करो। प्रशासन ने मीटिंग की तैयारी कर दी, और मीटिंग की तैयारी होने के बाद कौन से व्यक्ति को, किस डिपार्टमेंट को क्या क्या जवाबदारी है यह भी डिफाइन कर दी गई। कौन सा नगर सेवक किस चेयर पर बैठेगा, सीट नंबर भी डिफाइन हो गए। कौन सी एजेंसी वहाँ सैनिटाइजेशन से लेकर के सारी व्यवस्था करेगी, वहाँ स्क्रीनिंग की कौन टीम व्यवस्था करेगी, इसकी भी जिम्मेदारी का वितरण कर दिया गया। महानगर पालिका के पारंपरिक टाउन हॉल से महापौर की बैठने के चेयर भी सुरेश भट्ट सभागृह पहुँचा दी गई। इस बीच में महानगर पालिका के नगर सेवकों को एक अधिकार है, और अधिकार यह है कि सभागृह के प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न नहीं है, अगर अति आवश्यक उन्हें कुछ लगता है तो वे प्रश्नों को 3 दिन पहले महानगर पालिका के समक्ष रख सकते हैं। एकाएक महानगर पालिका के सभागृह में उठाने वाले प्रश्नों को लेकर के नगर सेवकों ने अपने प्रश्न भेजे। वे प्रश्न माननीय आयुक्त महोदय के पास गए
और उन प्रश्नों में कोरोना के कार्यकाल में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को लेकर के और प्रशासन की भूमिका को लेकर के नागरिकों के हित में प्रश्न थे। जी। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद माननीय आयुक्त महोदय को ऐसा लगा कि अगर सभागृह हो गया तो इन प्रश्नों पर चर्चा होगी, और इन प्रश्नों पर चर्चा हो गई तो एक झूठ का बवंडर जो उन्होंने शहर में खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद हो जाएगा। जिन आयुक्त ने 12 तारीख को मीटिंग लेने की अनुमति दी थी, उन्हीं आयुक्त ने 16 तारीख को एक पत्र निकाल दिया कि आप मीटिंग नहीं ले सकते। आश्चर्य! हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कैसे किया जा रहा है करके। हम तो सकारात्मक उनको सहयोग कर रहे थे जी। और सभागृह में चर्चा करके गलतियों को सुधारने के लिए चर्चा होती है। हर आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, कोई कितना भी अच्छा काम करे उसमें कुछ त्रुटियां होती है। अच्छे काम की हम प्रशंसा करते हैं, खराब काम को सुधारने के लिए कहते हैं। आयुक्त महोदय ने उसको पत्र दे करके कहा कि आप नहीं ले सकते मीटिंग। हमने बाकी महानगर पालिका से बात करी तो हमें जानकारी ऐसी मिली कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था कि इन मीटिंगों को लेकर के हम क्या करें। तो 3 अप्रैल को ही राज्य सरकार ने महानगर पालिकाओं को निर्देश दे दिए थे कि सभा लेने का निर्णय अपने स्तर पर ले लिया जाए, और इस पत्र को माननीय आयुक्त महोदय दबा करके बैठे थे। माननीय महापौर जी ने उस पत्र का ऑल पार्टी मीटिंग ली, सारे नेताओं से बात किया, सभी पक्ष के नेताओं ने तय किया कि नहीं नहीं ये मीटिंग तो होनी चाहिए जी। और वह पत्र माननीय महापौर जी ने भेज दिया और पत्र भेजा आयुक्त महोदय जी के पास में जी। और लिखा कि भाई जब राज्य सरकार ने हमें मीटिंग लेने की अनुमति दी है और सभागृह सर्वोपरि है तो आप हमको अधिकार दे दो। बराबर है। आयुक्त महोदय ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 72 घंटे बाद महापौर जी ने दोबारा पत्र लिखा कि भाई मैंने आपको पत्र लिखा है, सभागृह 20 तारीख को है, मैंने 16 तारीख का आपका पत्र आने के बाद 17 तारीख को पत्र दिया, 72 घंटे हो गए, आपने मीटिंग का पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया, कल सभागृह है। जी। तो आयुक्त महोदय ने एक पत्र दे दिया। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मीटिंग लेने का निर्णय आपने लिया है, इसलिए मेरा ऑफिस आपको कोई उत्तर नहीं देगा। आप कल्पना कीजिए कि हम बाहर रहकर भी आयुक्त की कार्यप्रणाली की प्रशंसा नहीं कर रहे हो, लेकिन साइलेंट वर्कर के रूप में उनकी प्रणाली से जुड़ करके उनको मदद करने का काम कर रहे थे। उनके विपरीत एक शब्द का उच्चारण किसी नगर सेवक ने नहीं किया जी। लेकिन आयुक्त महोदय ने कहा कि ये आपका निर्णय है, आप कीजिए। अर्थात उन्होंने हम में और अपने आप में दोनों में अंतर समझ लिया। जी। बड़ा दुख हुआ, लेकिन सौभाग्य था कि राज्य सरकार को आयुक्त ने ये पत्र भेजा था, उसका भी महापौर के पत्र में उल्लेख नहीं किया। बाहर से जानकारी मिली कि आयुक्त ने महापौर जी के पत्र को राज्य सरकार को भेजा है और राज्य सरकार ने निर्देश दिया आयुक्त को कि जब 3 अप्रैल को आपको सूचना दी गई थी कि ये सभा लेनी चाहिए तो आप सभागृह को रोक नहीं सकते, सभागृह की व्यवस्था कीजिए और सभा के नियोजन के लिए पूर्ण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हमें सभा लेने का सौभाग्य मिला। 20 तारीख को सभा की शुरुआत हुई। सभा की शुरुआत हुई, हमारे एक सदस्य ने पूछा कि एक्ट में ऐसा प्रावधान है, एपिडेमिक एक्ट में, कि आयुक्त महोदय ने इस कार्यकाल में जो कुछ काम किए हैं उसकी जानकारी सभागृह के पटल पर रखी जाए, और एक्ट में यह सारी चीज होने के बाद आयुक्त महोदय ने यह सब जानकारी क्यों नहीं रखी। आयुक्त विचलित हो गए, कारण आयुक्त ने यह कार्यकाल में जो भी काम किया है, काम का मतलब केवल पेशेंट की देखरेख नहीं, जो खरीदी की है, कारण जो भी टेंडर हुए हैं वो स्टैंडिंग कमेटी की जानकारी में नहीं, सभागृह की जानकारी में, पैसे का नियोजन कितना हुआ, शासन ने कितने पैसे भेजे, निधि का नियोजन कैसे हुआ, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन क्या 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 सैनिटाइजेशन का रोड मैप क्या है, क्वारंटीन के लिए क्या व्यवस्था है, कंटोनमेंट जोन के लिए क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ों को सभागृह के पटल पर आयुक्त ने रखना ये उनकी मैंडेटरी ड्यूटी है, मैंडेटरी। और आयुक्त ने वो नहीं किया। ऐसा प्रश्न अविनाश ठाकरे जी ने हमारे उठाया। आयुक्त डिस्टर्ब हो गए। एक नगर सेवक का पहला प्रश्न था कि भाई फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में जो वहाँ खरे तारकुंडे नगर है, केटी नगर, वहाँ पर महानगर पालिका जो हॉस्पिटल बना रही है, तो वहाँ यूज़र चेंज करने का अधिकार किसको है। महानगर पालिका में वेल डिफाइन है कि अगर किसी जगह का यूज़र रेसिडेंशियल है तो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, स्पोर्ट्स है तो उसको चेंज करने के लिए सभागृह के सामने आना पड़ता है, और यूज़र को अगर चेंज करना है, रेसिडेंशियल को या कमर्शियल को हॉस्पिटल में चेंज करना है, तो आपको कहीं ना कहीं यह बात सभागृह के सामने ला करके 37 की कार्रवाई करके करनी चाहिए। उन्होंने पूछे, उसका सहज उत्तर सभागृह में यही हो सकता था कि 37 की कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। अब कल्पना कीजिए कि उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने सक्षम प्राधिकरणी करके हमारे एडीटीपी जो है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख गावंडे जी, उनको खड़ा किया, और गावंडे जी ने जो सच्चाई है वो बता दी कि भाई यह जो अधिकार है ये तो सभागृह का है, सभागृह में 37 की कार्रवाई किए बगैर ये सब नहीं किया जा सकता करके। सच बात। अब आयुक्त जी ने उनको इंटरप्ट किया
जी। और आयुक्त जी ने उनको इंटरप्ट करके कहा कि भाई इसका तो उत्तर मैं दूंगा। अच्छा। जिन आयुक्त जी को उत्तर देना था और उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, विभाग प्रमुख दे। जब विभाग प्रमुख ने सच्चाई सभागृह के सामने रख दी तो आयुक्त को लगा कि इसमें तो मेरा ढोल पिटने वाला है, और खुद उन्होंने इंटरप्ट करके कहा कि इसका उत्तर मैं दूंगा करके। अब चर्चा शुरू थी। जी। इस चर्चा में मैं खड़ा हुआ और मैंने खड़ा होकर के कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। महानगर पालिका के नगर सेवकों को 2 अधिकार हैं। अगर कोई आदमी गलत बोल रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के उसको रोक देना, जी। अगर उससे कुछ जानकारी चाहिए तो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ले लेना। जी। मैंने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए लिया कि मैं आयुक्त महोदय से कुछ बात कर सकूं। आप कल्पना कीजिए कि जब मैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए खड़ा हुआ तो आयुक्त महोदय ने क्या कहा जानते हैं आप? आयुक्त महोदय ने कहा कि मेरे बीच में बोलने का नहीं, मेरा स्टेटमेंट पूरा हो जाने दो, उसके बाद अपनी बात रखना। मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, सभागृह में कुछ बोलना है तो मैं महापौर की अनुमति लेता हूँ, और सभागृह में किसी अधिकारी को कुछ बोलना है तो महापौर के आदेश के बाद ही बोल सकता है। ये सारी परंपरा को भूल करके आयुक्त जी ने मुझे डिक्टेट करने की कोशिश करी। मैंने कहा कि मेरे संवैधानिक अधिकारों को आप नहीं छीन सकते, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आयुक्त जी ने महापौर से कहा कि ऐसा सभागृह चलेगा तो मैं चले जाऊंगा। माननीय महापौर जी ने कहा कि भाई आप जाएंगे कैसे, आपको तो उत्तर देना पड़ेगा, कारण नगर सेवक का संवैधानिक अधिकार है। आयुक्त बैठ गए, मेरे प्रश्न का उत्तर देने लगे। उत्तर उन्होंने गलत दिया। गलत उत्तर दिया तो जगदीश ग्वालवंशी नाम, हमारे हरीश ग्वालवंशी नाम के एक नगर सेवक खड़े हुए। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो आपका सत्कार किया था कि आप तुकाराम हैं, आप अच्छे काम करेंगे, आप ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे तुकाराम का नाम कलंकित हो जाए करके। पर आपको लगता है ये बोलने की जरूरत थी? उन्होंने जिस दिन सभागृह में जी। तुकाराम जी मुंडे आए थे जी। उस दिन उनके स्वागत में भाषण दिया, और स्वागत के भाषण में यही कहा कि हम विरोधी पक्ष के पार्षद हैं, आप निगम आयुक्त हैं, आपका नाम तुकाराम है, आप सबको साथ में लेकर के चलेंगे कारण आपका नाम तुकाराम है करके। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये नाम का गलत उपयोग हो करके। ये उन्होंने उनके स्वागत भाषण में भी कहा था। अच्छा, तो ये और केवल वापस किया उन्होंने उल्लेख जी। और आयुक्त जी को मौका चाहिए था। आयुक्त जी ने कहा कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी और सभागृह छोड़ करके चले गए। सभागृह से बाहर जाने की भी नियमावली है, महापौर से सूचना दे करके महापौर को बोल करके जाया जाता है करके। अब यहीं से वातावरण बिगड़ा, और यहीं से वातावरण इसलिए बिगड़ा कि आयुक्त महोदय ने मीडिया में जाकर के कहा कि मेरे से अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, मेरे से ऊंची आवाज में बात किया गया। मैंने तो सभागृह में पूछ ही लिया कि भाई आयुक्त से बात करने के लिए कितने डेसिबल की आवाज चाहिए वो हमको बता दो, तो उतनी डेसिबल में बात करेंगे करके, या माइक को उतने डेसिबल पर सेट कर दो कि हमारी आवाज उससे तेज ना जाए करके। लेकिन ऐसे लगता है कि माइक के साउंड से ज्यादा शब्दों का तीर भारी पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये बात हुई वहाँ पर, हाँ जी, और उनको ये खराब लगा और वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया से इस बात पे चर्चा करी, तो मीडिया ने आपसे भी तो पूछा होगा ना कि हुआ क्या? आपने अपनी बात भी तो मीडिया ने माननीय महापौर जी से पूछा जी। माननीय महापौर जी ने मीडिया के सामने उनको व्यक्तिगत फ़ोन किया और कहा कि आप जो इस प्रकार से गए हैं ये स्वस्थ परंपरा के विपरीत है, आप आइए, आपको अगर कुछ दुख हुआ हो, मन को हर्ट हुआ हो तो हम सभागृह में उस पर चर्चा करेंगे, अगर किसी की गलती है तो उस पर खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन आप सामने रहेंगे तो आपको क्या बुरा लगा ये तो समझेगा। आयुक्त महोदय ने आने से मना कर दिया और महापौर जी ने बाद में फ़ोन किया। पहले हमने अतिरिक्त आयुक्त जी से कहा कि आप सभागृह की ओर से खुद उनसे विनती कीजिए, उन्होंने वहाँ मना कर दिया। इसके बाद माननीय महापौर जी ने उनको समय दिया कि आप आइए, हम कल तक सभागृह स्थगित करते। उनको रिस्पेक्ट ही है ये, हम सभागृह का संचालन कर सकते थे अतिरिक्त आयुक्त को बैठाल करके, लेकिन हमें ऐसा लगा कि नहीं आयुक्त ने आना चाहिए, इसलिए सभागृह एक दिन आगे बढ़ाया हमने कि हम 24 घंटे बाद सभागृह लेंगे लेकिन आयुक्त की उपस्थिति में लेंगे करके। और हमने उनके सम्मान को कायम रखते हुए सभागृह को दूसरे दिन तक स्थानांतरित किया, स्थगित किया। इसलिए हमने आयुक्त का कहीं भी अपमान किया ऐसा कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। मैं तो आपको और मजा बताता हूँ, सभागृह जब शुरू हुआ तो जितेंद्र घोड़ेसवार नाम के हमारे एक नगर सेवक है, वो नगर सेवक ने जो कहा वो तो और भी भयानक है। अच्छा? वो नगर सेवक ने कहा कि मेरा नाम जितेंद्र है जी। फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जितेंद्र है जी। वो जितेंद्र कितना बड़ा आदमी है, मेरी और उसकी तुलना हो सकती है क्या? नहीं। तो वैसे संत तुकाराम कितने बड़े आदमी है, उनकी और इनकी तुलना हो सकती है क्या? अब अगर उनको बुरा मानना है तो बुरा तो इसमें मानना चाहिए ना जी, कि भाई तुम्हारी उससे तुलना ही नहीं हो सकती करके, लेकिन इनको उसको उन्होंने समझा भी नहीं, उसका अर्थ भी वे नहीं समझ सके।
मैं ये कहना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से उस दिन सभागृह से बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए उनको मौका चाहिए था और वे पलायन करके वहां से निकल गए। स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पर गलत तरीके से व्यवहार करके वो वहां से गए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अनुरूप अगर हम देखें तो मुंडे साहब पर उसमें कार्रवाई ही करनी चाहिए, लेकिन आपस में प्रशासन और जनप्रतिनिधि का समन्वय होना चाहिए। इसलिए हमने उन पर कार्रवाई करने के लिए किसी भी प्रकार से शासन को निर्देशित करने नहीं किया हमने। एक तरफ नागपुर पुलिस काम में लगी हुई थी, हाँ जी, एक तरफ दूसरी 24 घंटे नागपुर पुलिस काम कर रही थी, 24 घंटे कई सारे समाज सेवक काम कर रहे थे। बीजेपी के कम्युनिटी किचन शुरू थे, अतुल लोंडे देख रहे हैं, उनका भी कम्युनिटी किचन शुरू था, कई सारे लोगों को खाना जा रहा था, आप लोग सेवाएं कर रहे थे, और उसके बीच में ये चीज़ों का होना आपको नहीं लगता बहुत दुखद है? मैं तो अतुल लोंडे जी अगर देख रहे तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। यानी महानगर पालिका के नहीं, देश के इतिहास में पहला मौका है कि महानगर पालिका के आयुक्त ने सभागृह में जाना चाहिए, इसलिए मीडिएटर के रूप में अतुल लोंडे जी को काम करना पड़ा। यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष का प्रवक्ता आयुक्त ने सभागृह में जाना चाहिए, इसलिए मीडिएटर के रूप में शासन से बात करता है। इसलिए अच्छी बात है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इस स्थिति तक किसी आयुक्त ने जाना कि उनके लिए मीडिएटर की आवश्यकता है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता, कानून के अनुरूप काम होना चाहिए जी। और महानगर क्षेत्र में जितने बड़े प्रमाण में पुलिस ने काम किया है, मैं आपको बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका ने एरिया सील करी। एरिया सील का मतलब क्या होता है? 4 बल्ली गाड़ दी, टीन लगा दी, बैरिकेड लगा दिया, एरिया सील हो गई जी। अब महानगर पालिका के बल्ली और टीन लगा करके आने के बाद वहाँ चौकीदारी कौन कर रहा है भाई? 24 घंटे पुलिस कर रही है जी। पुलिस के कर्मचारी कर रहे जी। हैं, मेरे लेडीज पुलिस कर रही है जी। वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं। सच बात। 24 घंटे बारिश हो, 47 का टेम्परेचर हो, जी। उसमें भी मेरे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी। लेकिन महानगर पालिका के क्षेत्र में जो भी कोविड कंट्रोल हुआ, इसका पूरा श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है। कहीं 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 महानगर पालिका के प्रेस नोट में किसी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं, किसी कर्मचारी का नाम नहीं, जबकि 24 घंटे सेवा देने का काम वो कर्मचारी उस जगह पर खड़े होकर के कर रहा है। सच बात। उसका कहीं उल्लेख नहीं है। क्वारंटीन करना है तो उसके घर में जाकर के उसके परिवार से लोगों को ला करके लाने के लिए पुलिस की व्यवस्था के बगैर हम नहीं ला सकते हैं। पुलिस वाले कंटेम्प्टेड जोन में ड्यूटी करते समय पॉजिटिव हो रहे हैं और पुलिस वालों की पॉजिटिव होने की संख्या महानगर पालिका के कर्मचारियों से कम 10 गुना है। उसके बावजूद हम उनके नाम का उल्लेख नहीं करते। अरे भाई, आप प्रमुख हैं, परिवार के पिता का काम होता है कि सभी बच्चों को एक आंखों से देखे करके। लेकिन ये हमारे लिए विषय भी नहीं था कि कौन किसका नाम नहीं ले रहा, कौन किसका नाम नहीं ले रहा। लेकिन एकमात्र मुझे ही आशीर्वाद देने की शक्ति और मुझे ही अभिशाप देने की शक्ति, मैं परमपिता परमेश्वर हूं, इस प्रकार की भूमिका कहीं भी लोकतांत्रिक परिपाटी में नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेंशन किया अभी कि बीजेपी के कम्युनिटी किचन से बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़ खाना जा रहा था। नहीं तो आप लोगों ने तो कभी इन बातों का उल्लेख भी नहीं किया। शायद कभी कोई फेसबुक पे भी कोई मैंने ऐसा देखा नहीं जहाँ पर इस बातों का चर्चा हो। तो ये क्या चल रहा था? ये मतलब अपने आप को एक नायक दिखाना क्या हो क्या रहा था? बिकॉज देखिए, मैं एक नागपुर का सिटीजन हूँ, मैं आज एक नागपुरकर या नागपुरियन होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे ये चीज़ पता है कि पिछले 25 सालों से नागपुर शहर की जो महानगर पालिका है उसमें बीजेपी की ही कॉरपोरेटर्स बैठे हैं, ज़्यादातर कॉरपोरेटर्स बीजेपी के रहे हैं। तो फिर इतना कुछ अगर 25 सालों में आप लोगों ने अपना यहाँ पर बनाया, आप लोगों ने काम किया, तो एक ऑफिसर का आना और आपके काम को पूरा नज़रअंदाज करना एक्चुअली में हो क्या रहा था? हो यही रहा था कि हम पूर्ण रूप से जनता की सेवा में लगे थे। मैंने आपको बताया कि हर नगर सेवक अपने क्षेत्र के नागरिकों को भोजन की व्यवस्था कर रहा था। जी। बीजेपी के जो बेस किचन चल रहे थे वो अलग चल रहे थे। जी। उसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक नगर सेवक, मैं केवल बीजेपी नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टी के थे उनके भी किचन चल रहे थे, सच बात। वे भी भोजन पहुंचा रहे थे। जी। राशन की किट बना करके नागरिकों के घर तक पहुंचाई जा रही थी। सच बात। सैनिटाइज किया जा रहा था एरिया को। जी। आप अगर कभी मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आप उस टाइम का अगर मेरा पेज खोल करके देखेंगे तो मैं भी आपको हमेशा काम में दिखूंगा करके। सच बात। ये केवल मैं नहीं कर रहा था, ये प्रत्येक नगर सेवक अपने क्षेत्र में कर रहा था और अपनी जिम्मेदारी समझ करके कर रहा था। और इसको कहीं उसने मीडिया में नहीं दिया, जी। कहीं अखबार में नहीं दिया, जी। कहीं ये नहीं बताया कि ये मैं कर रहा हूं। उसने अपने साथ में महानगर पालिका के कर्मचारियों के नाम डाले। आप कल्पना कीजिए, हमारे आयुक्त ने तो कह दिया था कि आप इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते,
महानगर पालिका के आयुक्त ने एक रोड मैप जाहिर नहीं किया कि नागपुर शहर को सैनिटाइज कैसे करना चाहिए। सैनिटाइजेशन का रोड मैप नहीं और पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए हम लोग निकले। जो ताकतवर उसके कहने पर एरिया में सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, व्यवस्था खड़ी हो जाती थी। पूरे शहर में केवल 2 फायर ब्रिगेड मिलकर के अगर सैनिटाइज करेगी तो आप कल्पना कीजिए कि करीब करीब 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का नागपुर शहर के रोड है, हम कैसे सैनिटाइज कर पाएंगे। ये बगैर जनता के सहयोग से हम नहीं कर सकते थे। एनजीओ सामने आए, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सामने आए और सबने मिलकर के सैनिटाइज किया, इसलिए शहर सैनिटाइज हुआ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी नगर सेवक किसी भी प्रकार से कोरोना के कार्यकाल में आयुक्त के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। कारण नगर सेवकों की चर्चा करने का जो फ्लोर होता है ये महानगर पालिका का सभागृह होता है। अगर हमें ओछी राजनीति करनी होती, अगर हमें गंदी राजनीति करनी होती तो हम आयुक्त के प्रत्येक कर्तव्य का विरोध पहले दिन से शुरू कर देते हैं। हम गंदी राजनीति नहीं करना चाहते थे। आयुक्त के अच्छे कामों का अभिनंदन और जो गलती उन्होंने की है उसको सुधारने की बात करना चाहते थे, इसलिए सभागृह चाहते थे। और आयुक्त उस पर चर्चा ही नहीं चाहते थे, इसलिए आयुक्त ने पूरी ताकत लगा करके सभागृह नहीं होने दिया। राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया और सभागृह लेने की हमें अनुमति दी, इसलिए हमने अनुमति ली और वो किया। बेस किचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, महानगर पालिका जो क्लेम कर रही है ना कि 75 लाख लोगों को उन्होंने इन 65 दिनों में भोजन कराया, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ये 75 लाख लोगों को जो उन्होंने भोजन कराया ना, इन नागपुर शहर की जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं ने प्रतिदिन एक एक संस्था ने 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। वो 5000 गुणिला 65 कर लीजिए। ऐसी 2500 संस्थाएं हैं जिन्होंने 1000, 2000 से 5000, 7000 लोगों तक भोजन की व्यवस्था की। महानगर पालिका उन तक यादी देती थी और उन तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था इन संस्थाओं के माध्यम से होता था। इस प्रकार से 75 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाया करके। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सारा भोजन महानगर पालिका ने नहीं पहुंचाया, महानगर पालिका के एक माध्यम थी जिनके पास लोगों के नाम आते थे और वहाँ भोजन इन एनजीओ के किचन में बन करके वहाँ तक भोजन जाता था। इसमें सामाजिक संस्थाओं में लॉयंस भी शामिल था, सामाजिक संस्थाओं में लोटस भी शामिल था, सामाजिक अन्य संस्थाएं, संदेश फाउंडेशन था, विभा फाउंडेशन था, उसमें माँ फाउंडेशन था, G7 ग्रुप था। ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जिन्होंने बगैर नाम की अपेक्षा की है। किसी ने अखबार में नहीं दिया कि मैं बांट रहा हूं, इतने पैकेट बांट रहा हूं, इतने पैकेट बांट रहा हूं। एज ए साइलेंट वर्कर अपनी जिम्मेदारी समझ करके, हमारा संस्कार है कि संकट के समय में देश एक साथ खड़ा हो जाता है करके, इसलिए पूरा नागपुर एक साथ खड़े होकर के काम कर रहा था और हम मुंडे जी के हर कदम के साथ खड़े थे, विरोध नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन हमारे जो संवैधानिक अधिकार है कि सभागृह में हमें जो त्रुटियां लगी उस पर चर्चा करें, वो चर्चा करने के लिए हम सभागृह में बिल्कुल एक साथ खड़े थे और हमने सभागृह के फ्लोर पर चर्चा करी। कोई राजनीतिक मंच पर जाकर के मुंडे जी को या महानगर पालिका के प्रशासन को गाली देने की कोशिश नहीं करी हमने। लेकिन क्रेडिट लेने वाली जो बात है, ये गेम जो चल रहा था, ये क्रेडिट लेने का गेम चल रहा है। मुंडे जी की भूमिका से तो यही लगता है। हम तो भाई तुलसीदास वाले लोग हैं कि कोई नृप होए हमें क्या हानि। अरे कोई भी राजा बने, हमें उससे क्या दुख है। शहर की जनता अगर परेशान है, उसकी सेवा करने के लिए ABC कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको मदद करनी चाहिए। आपने 4 बार मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बेस किचन चल रहे थे। मैंने कहा नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे राजनीतिक पार्टी के। मैं श्रेय क्यों लेना चाहूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया? मैं क्यों कहना चाहूँ कि केवल RSS ने किया? कारण बाकी भी संगठनों ने काम किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और RSS का प्रमाण काम करने का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है। सबने मिल करके काम किया, इसलिए सबको उसका श्रेय जाना चाहिए। और पता नहीं मुझे क्या अड़चन है, उनकी क्या मानसिकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि महानगर पालिका के जितने भी प्रेस नोट 28 जनवरी से लेकर के उस सभागृह तक 20 जून तक निकले, उसमें महानगर पालिका के भी किसी अधिकारी का नाम नहीं है। पुलिस अधिकारी तो छोड़िए, महानगर पालिका के भी अधिकारियों का नाम नहीं है। यानी इतना चॉइस कि मैं ही कर रहा हूं, बाकी कोई नहीं। ऐसा अधिकारी महानगर पालिका में पहले बार आया है। मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, आंबेकर का घर तोड़ा गया जी। इसके पहले अभिजीत बांगर हमारे आयुक्त थे, उन्होंने आंबेकर के 2 घर तोड़े, संतोष आंबेकर के जी। जब तीसरा घर तोड़ा गया तो आयुक्त नागपुर में नहीं थे, आयुक्त मुंबई में थे जी। और मुंबई में आयुक्त होने के बाद उनको जानकारी मिली कि संतोष आंबेकर का घर तोड़ा जा रहा है करके, तो आयुक्त जी ने हमारे अतिक्रमण विभाग को बोल करके वो फाइल अपने ऑफिस में बुलवाई और प्रेस नोट भिजवाया
जो जे कधी घडलं नाही ते घडून आणलं आमच्या आयुक्तांनी. एक गँगस्टरचा घर पाडू शकण्याची क्षमता एकात एक कोणीमध्ये आहे. तो फक्त एकुलता एक तो तुकाराम मुंडे आहे.